भाइयों, मैं हूं अर्षित कांगड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, आज अपन इस हीरो ग्लैमर एक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसको करीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं और अपनी ये 4500 किलोमीटर के करीबन चल चुकी है बाइक। बहुत लोगों को कमेंट आए थे कि इसके बारे में ये बता दो, वो बता दो, और मेरे को इसको चलाते चलाते 3 से 4 महीने हो गए हैं। आज इस बाइक का है ना अपन एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। 4 महीने चलाने के बाद बाइक में क्या क्या खराबी लगी और क्या बढ़िया बात लगी है। बाइक आपको लेनी चाहिए इस बजट में, ग्लैमर एक्स लेनी चाहिए या फिर कोई और बाइक लेनी चाहिए, और हीरो ग्लैमर एक्स क्यों लेनी चाहिए अपने को, तो इस वीडियो में देखते हैं। तो भैया सबसे पहले बता देते हो, मैंने बाइक अपनी ली थी, मैंने दिवाली के टाइम पे ली थी। इसको करीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं, शायद 4 महीने तो हो गए होंगे इसको। और लगभग मैंने ये बाइक चला दी है 4455 किलोमीटर, जिसमें इसकी मैंने फर्स्ट सर्विस भी करा दी और सेकंड सर्विस अभी ड्यू चल रही है। सेकंड सर्विस अभी करानी है इसकी। और इस दौरान है ना, इसका मेरे से एक्सीडेंट भी हो चुका है छोटा सा, और कई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ चुकी है बाइक पे। मतलब वो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, खैर बैटरी की प्रॉब्लम आ गई थी। वैसे एक बार टाइम चलाने के बाद है ना, बाइक के सब पता चल जाता है कि कैसी बाइक है, कैसी क्या नहीं है, क्या कमी है और क्या बढ़िया बात है इस बाइक में। और सेकंड सर्विस भी इसकी करानी है। सर्विस वगैरह का तो देखो ऐसा है, उनके सर्विस सेंटर में कोई अच्छा मिल जाए और कोई बेकार मिल जाए। अभी तक तो मैं एक में गया हूँ, मुझे वो इतना कुछ खास लगा नहीं था। सर्विस सेंटर जयपुर का था, जो कि अपना मालवीय नगर में, वो मुझे इतना कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं है उसका सर्विस सेंटर। बाकी सर्विस सेंटर वगैरह तो कोई अच्छा मिल जाए और कोई बेकार भी मिल जाए, तो वो ये सर्विस सेंटर को तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसकी कुछ सर्विस फ्री होती है, पर वो फ्री के नाम पे कुछ वो फ्री वगैरह नहीं होता। वो पैसे तो लेते ही है, ऑयल वगैरह के लग ही जाते हैं 600 700 800 रुपये तो लग ही जाते हैं फर्स्ट सर्विस फ्री के नाम पे भी। अब सेकंड में देखते हैं कि कितना क्या खर्चा इस पर आएगा। सेकंड सर्विस करानी है इसकी, वैसे ही बहुत चल चुकी है। वैसे तो उन्होंने बोला था 6000 रुपये होगी, पर मैं सोच रहा हूँ 4500 रुपये करा ही लेता हूँ, क्योंकि इसकी ये सर्विस की लाइट आ रखी है ना, इसलिए। बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। बैटरी पता नहीं कैसे ख़राब हो गई थी, चलो वो भी मैंने ठीक करा ली थी। पर उसके बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सेल्फ वगैरह काम नहीं करता हूँ। सेल्फ वगैरह भी हमेशा अच्छे से काम कर जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि उनकी गियर लगाती तुरंत बंद हो जाती है। कई बार ये बंद हो जाती है वो सेल्फ मारते ही, पर फिर चालू भी हो जाती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बार बार बंद हो जाती है फिर चालू नहीं होती। तो मेरे तो सेल्फ ही अच्छे से काम करता है, और i3s वगैरह भी इसका अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लोग कहते हैं कि इसके इंजन वगैरह में दिक्कत आ जाती है, वो लीकेज वगैरह करता है। एक्सट्रीम वगैरह का तो देखा भी है मैंने वीडियो, पर इसका अभी तक कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बढ़िया चलता है इंजन, बढ़िया चलती है बाइक, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और ना ही कुछ ऐसा नॉइस वगैरह है। 3-3.5 चला दी है मैंने सर्विस के बाद, कोई भी नॉइस वगैरह नहीं है। i3s वगैरह अच्छे से काम करता है, बंद हो जाती है और क्लीच दबाते ही अपनी बाइक चालू भी हो जाती है, और ऐसी कोई इंजन नॉइस भी नहीं आ रही है। देखा, बंद हो गया ना, 2-4-5 सेकंड रुकेगा फिर बंद हो जाएगा। बढ़िया काम करता है इसका i3s वगैरह, मेरे को तो बढ़िया लगा। बाकी पहले कुछ अच्छा ही जान लेते हैं, फिर एक बार इसकी कुछ नेगेटिव्स की बात और करेंगे। और बहुत भाई के कमेंट भी आते हैं कि भैया एक बार इस वाइजर को हटा के है ना निकाल के दिखा दो, पर भाई वाइजर ये नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें बहुत ताम जाम है। हेडलाइट वगैरह का पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा। मैंने ये चेंज कराया था ना, तो इसकी पूरी हेडलाइट वगैरह निकली थी, फिर बहुत दिक्कत आती है। और इधर के नट बोल्ट भी खोलने पड़ते हैं, तो ये तो निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको नहीं निकाल सकते। बाकी बिना वाइजर के अच्छी नहीं लगेगी। इस वाइजर भी मेरे को पता नहीं क्यों अच्छी लग रही है। मैंने यूट्यूब पे पूछा भी था कि छोटा वाइजर अच्छा लगता है कि बड़ा वाला। ज़्यादातर लोगों ने बड़ा ही चॉइस किया था ये वाइजर। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो अब आदत सी होगी है। शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे को मिरर्स वगैरह इसके अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अब ठीक है। मेरे को इसके वो रोनिन के अगर मिरर्स मिल जाए ना इसमें लगाने को, तो मैं वो लगवा लूँगा, अगर मिल जाते हैं और लग जाएंगे तो। कि एक चीज़ है, पहले इसमें ना हज़ार्ड लैम्प जैसे अभी चल रहे हैं, और मैं अगर स्विच ऑन ऑफ कर दूंगा ना, और 1-2 सेकंड रुक के ऑन करूँगा, तो ये हज़ार्ड लैम्प पे ना चालू मिलते थे पहले तो, पर अब ये चालू नहीं रहते, मेरे को फिर से चालू करने पड़ते हैं। ये बंद हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और इसकी मीटर वगैरह की बात करते हैं ना, तो मीटर मेरे को ठीक ठाक लगा। फीचर्स वगैरह इतने कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, ठीक ठाक है। और थोड़े ये मतलब नेविगेशन वगैरह भी हो जाता है। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो मेरा फ़ोन तो बढ़िया ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। पहले ब्लूटूथ ऑन करो, फिर ऐप को चालू करो, और तुरंत अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो ब्लूटूथ वगैरह में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और नेविगेशन वगैरह भी अच्छे दिखा देता है। फ़ोन वगैरह आता है तो फ़ोन वगैरह भी दिखा देगा, मैसेज वगैरह का साइन दिखा देगा। तो मेरे को ब्लूटूथ वगैरह सही लगा इसका। अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। ऐप खोल दो एक बार बस, और ब्लूटूथ चालू रखो, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। और सबसे बढ़िया मेरे को बाइक में है ना कि डिपर का स्विच लगता है। ये स्विच टिप्पर मारने में जो मज़ा है ना इस बाइक में, बहुत ही ज़बरदस्त है। रात के टाइम पे लाइट्स वगैरह ठीक ठाक है इस बाइक के हिसाब से, इस प्राइस के हिसाब से बहुत ठीक है। मतलब बढ़िया लाइट्स है। बस थोड़े हाई बीम में ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं है, पर ठीक है, टिप्पर मारने में मज़े आते हैं इसमें। बाकी मेरी बाइक थोड़ी सी लग भी गई थी, तो पार्ट्स वगैरह की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। पार्ट्स वगैरह भी आराम से मिल जाते हैं। मेरे ब्रेक लीवर और क्लच लीवर टूट गए थे, तो मैंने एक जगह ऑर्डर लगवा दिया था। ये मिरर भी तो आ जाते हैं, इनके पार्ट्स भी 10 दिन का टाइम लगता है, ऑर्डर पे आ जाते हैं। तो कल को यूँ नहीं अगर कुछ टूट फूट गया तो अपने को पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। पार्ट्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे।
और एक और चीज़ जो इसकी सबसे बढ़िया थी बाइक में, जो कि इसका क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही, मतलब इस पे बहुत ही चर्चा चली थी कि बाइक में क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है, क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है। तो ये क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। बटन दबाऊंगा वो बंद हो जाएगा, बटन दबाऊंगा चालू हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं करा। बस मेरा एक बार हुआ था, वो बस बाइक बंद करी और चालू करा, वो ग्लिच आ गया था एक बार, तो वो भी ठीक हो गया था। पर क्रूज़ कंट्रोल इसका बहुत ही अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो मेरे को इसमें 125 सीसी में बहुत बढ़िया इसका इंजन लगा है। ना ज़्यादा हीट वगैरह भी इतना कुछ खास नहीं करता। कमेंट आते भैया हीट वगैरह करता है इंजन, तो इसमें थोड़ा बहुत तो करेगा ही देखो इंजन, और गर्मियों में तो करेगा ही थोड़ा। और मेरा इतना कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, इतना तो करेगा ही। और परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ही अच्छा है, पावर मोड में तो मज़ा ही आ जाता है। पर जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है ना, इनने इस बाइक में इतनी परफॉर्मेंस वगैरह तो दे दी, इतना हाई फाई इंजन दे तो दिया, पर ब्रेक्स की क्वालिटी मज़ा नहीं आया उसमें बिल्कुल भी। आगे डिस्क ब्रेक है, बढ़िया बात है, पर इसमें एबीएस नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और आगे तक तो ठीक है, चलो एबीएस नहीं है तो अब चला रहे हैं काम। एबीएस आ जाता तो इसमें और बढ़िया मजा आता था। पर पीछे वाले ब्रेक है ना, पीछे वाले भी अगर डिस्क में हो जाते ना, थोड़े पैसे बढ़ा के कम से कम इसमें डिस्क को डाल देते ना पीछे, कम से कम थोड़े पैसे ही बढ़ा लेते, तो हम डिस्क तो डाल देते इसमें। क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना, इसमें ब्रेक्स नहीं है। जब भी अगर तेज बाइक चलाएंगे ना और अचानक कहीं ब्रेक मारने पड़ गए, तो ना बाइक है ना पीछे से है ना स्किड हो जाती है, पीछे से घूम जाती है। इसके हर बार का है कि अगर ब्रेक लगा दिए ना टाइट कस के, तो इसके पीछे वाला टायर है ना एक जगह जाम हो जाएगा और ये पीछे की साइड यूँ घूम जाएगी इस साइड। तो ये थोड़ी दिक्कत लगती है ब्रेक्स वगैरह में। ब्रेक्स में इतना कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से भाग लेती है ना, उस हिसाब से रुक नहीं पाती है बाइक। और इसी कारण एक्सीडेंट होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो थोड़े सेफ्टी को ध्यान रखते रखते है ना इनको, ये एक तो एबीएस देना था इसमें, और पीछे वाले ब्रेक को भी है ना डिस्क ब्रेक करना था। क्योंकि कभी कभी है ना इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, और ब्रेक मारती है ना पीछे वाले, अगर ब्रेक ज़्यादा मार दिए ना, तो पीछे वाला ये टायर है ना पक्का स्किड होके थोड़ा इधर की साइड घूम जाएगी बाइक, हमेशा का यही है। इसलिए अगले वाले ब्रेक पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है, अगला वाला ज़्यादा ही यूज़ में आता है ब्रेक इसका। अगले वाले ब्रेक से ही थोड़ा इसमें काम चल जाता है कि यहाँ रुक जाती है टाइम पे। बाकी पीछे वाला ब्रेक तो इसका थोड़ा गड़बड़ से होता है। बाकी मैंने ये इसमें हगर फेंडर वगैरह लगाया था, तो इसमें देखो इधर से जंग वगैरह भी आना चालू हो गया, इस छेद पे छोटा छोटा जंग आने लग गया। वैसे पूरी बाइक पे कहीं भी जंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, नट बोल्ट्स वगैरह पे कहीं पे भी जंग वगैरह का कोई शिकायत नहीं है। और एक चीज़ मेरे को ग्लैमर एक्स अपनी पे पूछना था कि मेरे जो ग्लैमर एक्स में है ना, ये जो पाइप जा रहा है, ये इधर से थोड़ा सा बैंड है और थोड़े इसमें निशान भी पड़ रहे हैं। तो मैंने ये शायद नई आई, मैंने देखा था वीडियो वगैरह में, ये मेरी नई आई है ना जब से ये ऐसा है। मेरी गिरी वगैरह थी जब से नहीं है कि गिरने के बाद ये हो गया हो। ये मेरी है ना बाइक नहीं आई है जब से ऐसा है। बताना कि सभी बाइक में ऐसा होता है कि मेरी में ही ऐसा ही है, थोड़ा सा बैंड हो रखा है ये चीज़ का। और बाकी मैंने इस बाइक में है ना ब्रेजा का हॉर्न भी लगा रखा है। एक तो अपना स्टॉक हॉर्न लगा रखा है मैंने, और दूसरा ये ब्रेजा का बड़ा वाला हॉर्न लगा रखा है। ब्रेजा में 2 हॉर्न आते हैं, तो उसका बड़ा वाला हॉर्न भी लगा रखा है, रिले विले लगा के। एक बार बजा के और दिखाता हूँ, ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा ये स्लो है। तो पहले तो इसमें बहुत ही खचरा हॉर्न आता था, पर अब ये लगने के बाद है ना जो इसमें हॉर्न बढ़िया हो गया ना, मज़ा आ गया हॉर्न लगवा के। ब्रेजा का कार का हॉर्न अपन ने बाइक में लगा दिए, रिले वगैरह लगा दिए, और 1 महीना हो गया इस हॉर्न को चलाते चलाते। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं अपनी बाइक पे। और मेन एक इशू मैंने क्या फेस किया था ना इस बाइक के साथ, जब इसकी बैटरी वगैरह ख़राब हो गई थी ना, तो मेरे को कई बार ये सेल्फ से नहीं होती थी स्टार्ट जैसे, तो मेरे को किक से चालू करनी पड़ती थी। तो इसका किक का क्या है ना, कभी कभी चालू किक से नहीं होती है, पता नहीं इनमें BS6 बाइक में क्या चक्कर है कि किक से कभी कभी चालू होती है। इनका मन होगा तो चालू होगी, नहीं तो किक से चालू नहीं होती। वैसे बहुत ज़्यादा किक मारनी पड़ेगी जब जाके कहीं चालू होती है। तो किक तो इनने ऐसे दी है कि हाँ भाई इमरजेंसी के लिए, वैसे तो अपना इधर से ही काम चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक एक बार बैटरी ख़राब होने के बाद है ना, मैंने एक बार भी इसकी किक नहीं मारी है। मतलब बैटरी सही होने के बाद मैंने इसकी अब तक एक बार भी किक यूज़ नहीं करी है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हमेशा अच्छे से काम करती है। और अभी भी आधे घंटे से इग्निशन होना अब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत लगती है इसकी लाइट, हमें तक इतनी ज़्यादा ग्लो रहती है। ऊपर से जब ये वाला ब्रेक मारेंगे ना, तब वो लाइट नहीं जलती, तब वो लाइट नहीं जलती। और फ्रंट वाला ब्रेक जब मारेंगे ना, फ्रंट वाला ब्रेक मारने के बाद ये जलती है। पहले तो इग्निशन चालू होने के बाद, बाइक चालू होने के बाद अगर ब्रेक मारते थे ना, जब जलती थी वो लाइट। अब तो इग्निशन में मतलब चल जाती है बिना चालू करे बाइक को। पर वो पीछे वाला शायद ये इधर से है ना, ये बोल्ट टाइट होगा, इसको सर्विस में जाऊँगा जब टाइट करा लूँगा। बाकी आप इंजन ऑयल वगैरह लेवल वगैरह देख सकते हो, ब्लैक ब्लैक हो गया है थोड़ा बहुत, पर चल जाएगा अभी थोड़ा 100-200 किलोमीटर और चलाएंगे, फिर सर्विस कराएंगे। और इसका सेकंड सर्विस का भी एक्सपीरियंस देखेंगे कि सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। बढ़िया है, ऑयल वगैरह लेवल बढ़िया दिखा देता है इसमें। इंजन में ना ही कोई लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है इसका इंजन सब। और लोग कहते हैं कि इसके वाइज़र वगैरह का कुछ सोल्यूशन लाओ। वैसे वाइज़र इतना कुछ ज़्यादा खास आवाज़ करता नहीं है, बस थोड़े ख़राब रास्ते पे ज़रूर करेगा। बाकी बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि छोटा वाला वाइज़र लगवाना पड़े, ज़्यादा आवाज़ करता हो।
मेरा तो टूट भी रखा है, मैंने ये फेविक्विक से चिपका के, क्योंकि बाइक गिर गई थी ना इसलिए टूट गया था, पर अभी वो चिपकने के बाद ठीक हो गया है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो भैया जितना मेरे को इतना टाइम से चला रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी 1% सब 1% भी दिक्कत नहीं है कि बग वगैरह आता हो, कभी मीटर वगैरह कुछ बंद तो नहीं होता, कुछ भी 1% भी दिक्कत नहीं है। ना ही इनके कोई फीचर्स वगैरह अच्छे, सब अच्छे से काम करता है। फीचर्स जो जो इनने अपने ऐप पे बता रखे हैं ना, सब काम करता है बड़े ही अच्छे से। बस इस बाइक में मेरे को है ना सबसे बड़ा इशू वैसे वो ब्रेक का लगता है कि इसमें ब्रेक थोड़े और अच्छे हो सकते थे, ABS और पीछे वाला डिस्क के साथ। बेशक ये थोड़े से पैसे बढ़ा लेते, पर थोड़े इसके ब्रेक पे अच्छे से काम कर देते ना तो मज़ा आ जाता। और एक सबसे बेकार चीज़ है इसकी सीट्स की क्वालिटी, मेरे को बहुत बकवास लगती है। पीछे वाले के लिए तो बहुत ही बकवास है, इतनी पतली सीट है, तो थोड़ी सीट और बढ़िया हो जाती ना तो सही रहता। वैसे तो लंबी चौड़ी चौड़ी सीट है पीछे तक, तो थोड़ी इनकी सीट पे मज़ा नहीं है, वैसे मज़े वाली बात नहीं है सीट पे। बाकी इनके पैनल्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये वाला पैनल तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, मेरा गिर भी गया था इस साइड, देख सकते हो। ये ग्लैमर का एक्स का ये हट भी गया है, पर लेमिनेशन थी तो स्क्रैच वगैरह का तो बचाव हो गया, पर थोड़े बहुत तो आ ही गए थे स्क्रैच भी। तो ये वाला पैनल तो बिल्कुल नहीं हिलता है, पता नहीं ये वाला पैनल हल्का सा हिलता है, देखो एक बार सर्विस पर दिखा लेंगे ये इतना क्यों हिल रहा है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। ये तो शुरू से ही ऐसा है मेरा। बाकी एक बड़ी और चीज़ वो है इसकी माइलेज का कंसर्न बहुत रहता है कि माइलेज कितनी क्या देती है। माइलेज ये बड़ी आराम से 55 का तो दे ही रही है, 55 से ऊपर का ही दे रही है। मैंने इसका फुल टैंक कराया था और देखता हूँ, ट्रिप रीसेट कर रखी थी मैंने, कितनी चल गई। और इसका पेट्रोल कम से कम अब खाली होने लग गया है, रिजर्व में नहीं लगी अब तो बहुत पेट्रोल है इसमें। 650 किलोमीटर चलने वाली है अपनी ये फुल टैंक में, चल गई है इतनी तो। और अभी मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर बड़े ही आराम से और चल जाएगी, तो 700 किलोमीटर ये चल जा रही है फुल टैंक में। और जिसमें कि मैंने इसको आराम से भी चलाया और थोड़ा भगाया भी है, थोड़ा पावर मोड भी लगाया। इको मोड तो बिल्कुल ही नहीं लगाया, बिल्कुल भी 1% भी इको मोड पे तो चला ही नहीं है। ज़्यादातर रोड मोड भी चलती है 90%, क्योंकि हमेशा रोड मोड पे फिक्स रहता है वो, कभी पावर पे कर लिया तो कर लिया। बाकी माइलेज इसकी बड़ी आराम से 55 से 60 के बीच में दे रही है, बड़े ही आराम से। माइलेज का कोई भी टेंशन नहीं है। एक बार टैंक फुल कराने के बाद 700 750 किलोमीटर बड़ी ही आसानी से चल जाएगी। और अभी भी इसमें बढ़िया तेल बच रहा है, पर ये मीटर वगैरह है ना कुछ ज़्यादा खास बढ़िया दिखाते नहीं है। बाकी इस प्राइस में मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट बाइक कोई हो सकती है। राइडर वगैरह भी है, पर वो इससे थोड़ी सी महंगी पड़ती है बाइक, वो भी अच्छी बाइक है। वैसे उसकी थोड़ी क्वालिटी वगैरह मेरे को समझ नहीं आती। पीछे से आगे से देखने में बढ़िया है, पर पीछे आते आते ना वो थोड़ी बेकार सी लगती है इसका। और TVS का इंजन है, तो TVS के इंजन की तो होड़ भी नहीं हो सकती। इंजन तो है ही उसका बढ़िया, बस वो थोड़ी दिखने में और अच्छी हो जाती है ना। तो राइडर भी एक अच्छी बाइक थी, पर ठीक है वो तो अपना अपना ऑप्शन है, किसको क्या पसंद आता है वो तो अपनी अपनी चॉइस है। डिज़ाइन वगैरह तो बाकी परफॉर्मेंस वगैरह दोनों भी बाइक में अच्छी है। TVS में तो अच्छी होती है, वो तो है ही रेसिंग के लिए। पर हीरो में भी अब अपने को अच्छी बाइक देखने, वो इंजन वगैरह बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। 125 सीसी इंजन में इनने बहुत इंप्रूवमेंट करी है, पहले भी चलाया मैंने इनके 125 सीसी, पर इतना पावरफुल नहीं था जितना कि ये है इस बाइक में। और दूसरी बात करते तो एक इसमें इस सेगमेंट में अपने को होंडा SP भी देखने को मिलती है। बहुत कमेंट करते हैं कि भाई होंडा SP लूँ या फिर ग्लैमर X लूँ। तो एक बार होंडा SP और इसको कंपेयर करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से तो शायद हीरो ग्लैमर X ही लेने का, हीरो ग्लैमर X ही लेना सही लगता है, क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह उससे ठीक ठाक मिल जाते हैं। इंजन परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी है, माइलेज तो है ही अच्छी, माइलेज तो उसकी भी होगी, और इंजन वगैरह तो उसका भी अच्छा है, क्योंकि होंडा का भी इंजन अच्छा है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो डिज़ाइन के ऊपर ही बात है। ये थोड़ी है ना यूथ को टारगेट करती है थोड़ी, ये बाइक की डिज़ाइन वगैरह इसके थोड़े अच्छे लगते हैं, लुक्स वगैरह इसकी थोड़ी बढ़िया है होंडा SP से। तो मैं तो आज भी अगर मैं चॉइस करूँगा ना, तो होंडा SP और इस पर तो मैं ग्लैमर X पे ही जाऊँगा। और मैंने तो होंडा SP वगैरह देखी भी नहीं थी इसको लेने से पहले, ना ही मेरे को पता था वो कि इस सेगमेंट की बाइक है होंडा SP वगैरह। तो वो तो मेरे को कुछ इतनी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई इसके हिसाब से। तो ये बाइक थोड़ी है ना अपने को स्पोर्ट्स फीलिंग देती थी, कम बजट में स्पोर्ट्स बाइक का फीलिंग दे देती है। कि हर बाइक में कुछ ना कुछ नेगेटिव्स वगैरह तो होते ही है, कुछ कमियां तो होती है, सारी चीज़ सब चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। तो इस बजट में तो ठीक ठाक है। मेरे को एक बाइक कम से कम पड़ गई थी 1,07,000 रुपये की बाइक पड़ गई थी, 1,06,000 या 7,000 की पड़ गई थी। मेरे को नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में कोई और कंपनी ये सब चीज़ें दे पाएगी। आने वाले टाइम पे क्या पता इसमें ABS वगैरह आ भी जाए, पर अभी तो कुछ है नहीं कि ABS वगैरह आएगा, टाइम लगेगा ABS वगैरह आने में, उस टाइम इसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और माइलेज वगैरह भी देखते हैं ना स्क्रीन पे, तो 65 की दिखा रही है, नहीं 5 फालतू दिखा रही है, तो झूठी बोलती है हमेशा तो स्क्रीन तो। बाकी राइड वायर की बात करते तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। हल्का सा एक्सीलेट करते बाइक तुरंत वो
समझ आती है हाँ भाई अब रेस देनी है, कब रेस छोड़नी है। मैनुअल से भी अच्छा है मेरे को तो मैनुअल, और इसमें है ना किसी को बताएंगे ना कि ये बिना वायर के तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये वो राइड बाई वायर है क्या मैनुअल वाला, ये वो कुछ भी 1% पता नहीं लगता, और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। कल को अगर ये ख़राब भी हो जाए ना, अगर कुछ मतलब 2-4 सेकंड के लिए दिक्कत भी आ जाए, तो एक प्लग है इधर, वो हटा देंगे ना, कहाँ गया ये वाला प्लग, अगर हटा भी देंगे ना तो ये अपनी बाइक रेस लेती रहेगी, बस अपने को गियर डालने हैं। तो ये कभी ख़राब भी होता है ना तो उसको प्लग को निकाल देना, तो बाइक अपनी सर्विस सेंटर तक तो जा ही जाएगी। बाकी इतनी आसानी से राइड बाय वायर ख़राब नहीं होंगे, और होंगे तो 5 साल की वारंटी है, तो क्या दिक्कत है, जाके हीरो के शोरूम पे खड़ा कर दो और ठीक कर ही देंगे। बाकी एक पीछे का टायर थोड़ा सा और है ना वाइडर हो जाता है ना, थोड़ा चौड़ा होता तो और बढ़िया इसकी लुक्स आती पीछे से देखने में। मिनिमम पेट्रोल की बात करते हैं ना, तो जैसे अब मेरी ये बाइक में पेट्रोल लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो इसमें अपने को 1.5 से 2 लीटर तो रखना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूल मोटर वगैरह पंप वगैरह ख़राब हो जाए, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा इसमें फ्यूल रखो। अभी तो इसमें बहुत फ्यूल है मेरे ख्याल से, देखो अभी तो बहुत फ्यूल है इसमें, चल जाएगी अब तो 50 किलोमीटर और चलेगी, तो 1.5 से 2 लीटर तो इसमें रखना ही चाहिए अपने को। बाकी इसके टाइप सी ये पोर्ट के बारे में अगर चार्जिंग वगैरह की बात करें तो अच्छे से चार्ज वगैरह भी हो जाता है फ़ोन वगैरह। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई और बाइक इतने कुछ दे पाएगी। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़न में है ना कि ग्लैमर एक्स लूँ, होंडा एसपी लूँ, या फिर अपाची वगैरह अच्छी की भी बोल रहे थे भाई लोग, तो भाई ये वो तो बजट के हिसाब से है। अपाची वगैरह तो थोड़ी महंगी जाती है इससे, ये अपने को 1,10,000 रुपये में इसका टॉप मॉडल बड़ी आराम से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ग्लैमर एक्स बेस्ट चॉइस लगती है मेरे को, तो एसपी वगैरह से। तो अगर आप एसपी और इसमें थोड़ा कंपेयर कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तो ग्लैमर एक्स ही लेनी चाहिए, एसपी से अच्छी तो, एसपी से ठीक तो, क्योंकि एक थोड़े नया प्रोडक्ट है और मार्केट में अभी अभी आया है। ज़्यादा बाइक आपको ये देखने को नहीं मिलेगी रोड पे, तो थोड़ा अलग चीज़ लेंगे तो हट के चलेंगे रोड पे थोड़ा सा, और बढ़िया लुक वगैरह आती है, और लोग पूछते भी हैं कि कौन सी बाइक है बढ़िया लग रही है। रोड प्रेजेंस इसकी एक नंबर है, लोग पूछते हैं कि कौन सी बाइक है बढ़िया लग रही है, तारीफ़ वगैरह करते हैं अगर कहीं सड़क पर अगर लेके खड़ी भी हो जाए तो। और अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सस्पेंसन वगैरह की बात करते हैं ना, तो सस्पेंसन इसके ठीक ठाक है, अभी थोड़े से टाइट है, नई नई बाइक है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे सस्पेंसन इसके ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ना ही ज़्यादा बढ़िया है ना ही ज़्यादा बेकार है, मीडियम मीडियम बीच बीच के ये ओके सस्पेंस। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है कि कौन सी क्या बाइक पसंद आ रही है। पावर वगैरह तो दोनों में ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, मैंने चला के तो देखी नहीं है। बस डिज़ाइन का ये थोड़ा, पावर तो दोनों में ही अच्छी है बाइक में, डिज़ाइन का ये, और माइलेज वगैरह तो अच्छी दे ही रही है। पावर मोड में भी कम से कम 55 का तो दे ही देगी आराम से। मैंने एक बार इसका पावर मोड में और माइलेज टेस्ट करेंगे। बाकी आप इस ग्लैमर एक्स के इस इंजन 125 सीसी इंजन पे भरोसा कर सकते हो। अगर आपका भी इसका लेने का मन है तो आप ज़रूर ले सकते हो, 1% भी आपको दिक्कत नहीं लगेगी। बस वो थोड़ा ब्रेक्स वगैरह का है तो थोड़ा आराम से चलाए ना, ब्रेक्स वगैरह है ठीक है, वो तो अब ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे के बाइक को ऑपरेट कर रहा है। बाकी अगर फेंडर वगैरह लगने के बाद अच्छी तो लगती है इसका इंजन काउल वगैरह। एक मेरे को इसका ये और चेंज कराना है, एक साइड का, इस साइड से गिर गई थी ना तो एक खरोच वगैरह डेंट वगैरह अच्छा नहीं लग रहा अभी। बाकी इंजन काउल वगैरह भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा होता ना, इतना कुछ कवर करने का हो जाता ना सही रहता है, इस पर कीचड़ बहुत जाता है एक तो। बाकी 4,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मेरे को इसमें कोई कुछ खास इशू ऐसा लगा नहीं है कि हाँ भाई बाइक में दिक्कत वगैरह है कुछ भी। 1% वो तो मेरी किस्मत ख़राब थी कि इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी और ये बाइक गिर गई थी, वो बात अलग है, वो तो चलो ठीक भी हो जाती, बैटरी का अलग प्रॉब्लम है एक, वो तो अलग ही इशू है। बाइक में 1% भी कोई भी इशू अपने को देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इसके फुटरेस्ट वगैरह चेंज करूँगा, ये बहुत बेकार लगते हैं, इनने कम से कम ये फुटरेस्ट तो थोड़े अच्छे दे देने थे, इस बाइक में भी यही फुटरेस्ट दे दिए। और बाकी थोड़ी कंपनी कॉस्ट कटिंग वगैरह करती है, अब सब बाइक में ही होने लगी है, जैसे प्लास्टिक का देने लग गई है, पहले मेटल का आता था प्लास्टिक का आने लग गया है। ये चीज़ भी अपने को प्लास्टिक में देखने को मिलती है। अपने आप ही वैसे अपने आप ही स्पीड लेगी गियर लगाते ही, ये दूसरा गियर अपने आप इतनी पावर है कि अपने आप तेज़ होती रहेगी। और इसकी स्क्रीन है ना ऑटो ब्राइटनेस में, तो अब बढ़िया अच्छे से काम करती है, जहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए ना वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा देती भी है, और जहाँ कम चाहिए कम हो जाती है। अब तीसरा गियर अपने आप रेस लेगी। अब चौथा गियर बिल्कुल भी ऐसे जर्क नहीं आ रहा। वैसे थोड़ी चैन थोड़ी आवाज़ करती है क्योंकि सर्विस मांग रही है ना, चैन ढीली हो रखी है, देख सकते हो बिना रेस दिए
बाकी ऐसे चलाना तो नहीं चाहिए, वही दिखाने के लिए वीडियो में दिखाने के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि चैन पे थोड़ा लोड पड़ता है, वो थोड़ी आवाज़ करती है। तो परफॉर्मेंस वगैरह का आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि किस हिसाब की परफॉर्मेंस इसकी अपने को देखने को मिलेगी। आप चौथा गियर लगा देंगे, अपने आप स्पीड पकड़ेगी। रेस वगैरह नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, बस थोड़ी चैन आवाज़ करती है क्योंकि ढीली हो रखी है ना अभी। बाकी ख़राब रोड पे भी इसका वाइज़र वगैरह कुछ ऐसा खास आवाज़ करता नहीं है। बाकी किसी की बाइक में प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, मेरी में तो 4000 किलोमीटर चला दिया है, कुछ खास प्रॉब्लम अभी तक कुछ ऐसी देखने को नहीं मिली है। चलने वगैरह में सबसे मेन बात तो इंजन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंजन जो कि इसका बढ़िया काम कर ही रहा है। इंजन में चलाने, बाइक को चलाने में बिल्कुल भी नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं है फालतू की इंजन की नॉइस, ना ही हीट वगैरह है कि ज़्यादा हीट मार रहा हो। इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह अच्छे से काम करता है। 29 की स्पीड एक लास्ट स्पीड है जिसपे कि अपन क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल भी देख सकते हो, 32 की स्पीड है तो 32 पे ही चलेगी, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा 33-34, मतलब अभी लगाया है तो वापस 32 पे आ जाएगी और ये 32 पे ही चलेगी। अब 31-32 से स्टेबिलिटी वगैरह भी अच्छी है बाइक की, रोड पे चिपक के चलती है बढ़िया, बिल्कुल भी इंजन नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही वाइब्रेशन वगैरह कुछ ज़्यादा खास है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। सस्पेंशन वगैरह भी ठीक ठाक है, ख़राब रास्तों पे भी अच्छा, मतलब सीट्स वगैरह थोड़ी और अच्छी हो सकती थी लॉन्ग राइड के लिए। बाकी इसकी ये पोजीशन वगैरह मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, इसके जो पैनल निकले हुए हैं ना ये देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं, बैठने में वगैरह, फ्रंट में सीटिंग वगैरह, पोस्चर वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर लॉन्ग राइड की बात करते हैं ना तो लॉन्ग राइड में बिल्कुल कुछ दिक्कत खास ऐसी होती नहीं है। मैंने भी इसको 180 किलोमीटर चलाया एक बारी में, खास दिक्कत मेरे को लगती नहीं है, बस थोड़ी सीट्स की मेरे को दिक्कत लगता है, एक बार बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ता है। सीट्स इसकी इतनी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड के लिए, तो कि क्रूज़ कंट्रोल है तो लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही बढ़िया है। 80 की स्पीड पे भी लेके जाएंगे तब भी ये बढ़िया चलेगी, ना कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं। और उससे तेज़ चलाने के लिए तो बाइक है ही नहीं वैसे भी, तो उससे ना ही तेज़ चलाया तो सही है, क्योंकि इतने ब्रेक वगैरह कुछ इतना खास नहीं है, तो एकदम से मारने पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मल 60-70 की स्पीड पे ही सही रहती है बाइक, तो 70 भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, तो हाईवे तक सही है 70 वगैरह, 80-80 पे भाग जाती है बड़ी आसानी से, 80 पे चढ़ जाती है बाइक पावर मोड पे। परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत जल्दी चढ़ जाएगी पावर मोड पे, तो बहुत जल्दी 80 की स्पीड तो कब टच कर जाएगी पता नहीं चलेगा। और गियर्स की बात करते हैं ना तो इसका एक गियर है ना आगे लगता है, जैसे अब एक गियर आगे लगता है और बाकी सब पीछे लगते हैं, तो कई बार है ना न्यूट्रल करने में टाइम लग जाता है। मतलब अब देखो पहला गियर लग नहीं रहा है तो बाइक को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा हल्का सा, तब लग जाएगा। वो शायद सभी बाइक में ऐसा रहता होगा जिसमें पहला गियर आगे लगता है और एक बारी में लग जाता है न्यूट्रल। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ टाइम पे परफेक्ट हो जाओगे, आदत हो जाएगी। तो गियर इतने कुछ ज़्यादा खास अटकते नहीं है, कभी का प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब ट्रैफिक लाइट वगैरह खड़े और गियर, पहला गियर लगाने में आगे पीछे करना पड़ता है थोड़ा, वैसे पहले गियर में ही थोड़ा होता है और वो भी हल्का सा कभी कभी, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इतने गियर शिफ्टिंग में शायद इशू होता ही है हल्के फुल्के, तो इन बाइकों में, इतने बजट की बाइकों में तो शायद होता ही होगा जिसमें गियर एक आगे लगता है बाकी पीछे। अभी भी ये लग नहीं रहा है क्योंकि बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, और बाकी एक बार आदत लग जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा गियर अटक रहे क्या नहीं अटक रहे, इतना कुछ खास वो नहीं है दिक्कत। तो गियर वगैरह में भी ऐसी कोई समस्या है नहीं। थी भाइयों अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको और कुछ जानना हो तो बता सकते हैं, अगली वीडियो में वो भी बता देंगे।